सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट. दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन अ वेरी इजी वे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब डी एंड एफ में क्या है सबसे जरूरी? देखो, डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे जरूरी होता है जो हमारा आता है क्या, डी एंड ब्लॉक में जरूरी है वो याद करना. क्या याद करना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कैसे हम सारी क्वेश्चंस को सेकंड्स में सोल्व करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, हमको थोड़ा सा ऐसा खाली पेज चाहिए जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. देखो, अब तुम्हें ये तो याद ही करना पड़ेगा, शुरू के 30 एलिमेंट्स को यू हैव टू लर्न. ओके, सो अब हमें यहाँ पर 21 से 30 देखने हैं कि स्कैंडियम, ओके, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज. ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ठीक है, ये सारे हमारे 21 से 30 हो चुके हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. ठीक है, अब इसको याद कैसे करते हैं? अब मैं इनका वो लिख देता हूँ कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है. ठीक है, उसके बाद तुम लोग इजीली क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो. इनको कैसे याद करोगे? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ कैसे याद करोगे तुम लोग. देखो, हमें क्या याद रखना है? 3D4S. सबके अंदर लिख दो 3D4S, 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 3D4S और 3D4S, 3D4S. अब 3D4S ये सब लिखने के बाद, 3D4S लिखने के बाद तुमको कुछ नहीं करना. 21 है तो 1 आगे और 2 पीछे, 22 है 2 आगे 2 पीछे, 23 है 3 आगे 2 पीछे. पर 24 का, अब इसका और पहले 3D5 है, 5 आगे 2 पीछे, 6 आगे 2 पीछे, 7 आगे 2 पीछे, 8 आगे 2 पीछे. इसका भी और इसका क्या होगा? इसका 3D10 4S2. ठीक है, इन तीनों का ही थोड़ा सा अलग है. कैसे याद करोगे भाई? डी के अंदर ना 10 होते हैं. डी कब स्टेबल होगा? 10 पे. डी 10 पे खुश है और डी 5 पे भी खुश है. डी अगर 5 पे होगा तो वो हाफ फील होगा पर खुश होगा. ठीक है, उसको अपनी लाइफ में वहीं पर ही जाना है, 10 और 5 पे डी को. और एस को हमेशा जाना चाहता है 2 पे. पर एस से ज्यादा जरूरी है हमारे पास डी, क्योंकि डी पहले आ गया है मेरे भाई. तो ये सब हो जाने के बाद, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब हो जाने के बाद हमारा आ जाता है क्रोमियम जी. जो क्रोमियम है उसका है 24 और इसका है 3D, क्या है? 3D4S. ऐसे लिख दो तुम लोग. अब क्या आ जाता है भाई? 4 और 2 तो मैं लिख देता, पर ये 5, इसको एक और मिल जाएगा तो ये 5 पे पहुंच जाएगा. तो मैं क्यों इसकी खुशी छीनूं इससे? मैं भी इसको 5 कर दूंगा और यहाँ पर 1. ठीक है, तो क्रोमियम का ऐसा सीन हो जाता है जो इजीली हम लोग याद कर सकते हैं. और ऐसे ही जो हमारा कॉपर जी होता है, ये आता है 29 पे. तो 3D9 4S2 कर देता मैं इसका, पर इसकी इससे क्या छीन जाएगी? इसकी इससे खुशी छीन जाएगी मेरे भाई, जैसे कि देवों की रात से छीन गई थी. आ जाओ और देखते हैं हम लोग. अब इधर रुको. जो कॉपर है हमारा वो क्या है? 3D, क्या 3D4S. यहाँ पर आ जाएगा फिर क्या? 10 और 1. ठीक है, तो ये खुश हो गया, ये खुश हो गया. अब जेड एंड जिंक की बात करते हैं. ये आ जाएगा 3D10 4S2. एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो क्या हो गया? 4S2 हो गया. अभी के लिए तो इतना ही जरूरी था. अब और आ जाते हैं. सबसे पहले आते हैं ट्रांजिशन. ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. पेयर्ड में कैसे मिलेंगे तुम्हें? जैसे कि जब दो एक साथ होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? पेयर कहते हैं. जैसे कि तुम्हारे शूज को क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं. आ जाओ अभी आगे. इतना ही था, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद कर लिया. अब हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन सोल्व करने जा सकते हैं क्योंकि बहुत आसान होंगे. देखो, आ जाओ भाई. on what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? भाई देखो, जो स्कैंडियम है उसका क्या था? 3D
4s, क्या था 3d4s। अब यहाँ पर क्या था 2 और यहाँ पर था 1, तो 2 का तो पेयर है मेरे भाई, पर एक तो अकेला रह गया ना, तो इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस बेचारे के पास। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं मेरे भाई। और जिंक को तुम लोग देख लो, ये 30 पर बैठता है, इसका 3d10 4s2 होता है, ये कंप्लीटली पेयर्ड है। तो इसका यही आंसर है कि जो जिंक है मेरे भाई, इसका कंप्लीटली फिल्ड है, डी ऑर्बिटल 3d10 है मेरे भाई। और जो स्कैंडियम वाला है उस बेचारे के पास 3d1 रह जाता है ना, तो इसलिए ये बेचारा, ये जिंक जो है ये ट्रांजिशन नहीं बन पाता, वो ट्रांजिशन बन जाता है। सिंपल सी बात है भाई। जो सिल्वर एटम है कंप्लीटली फिल है ना, उसकी ग्राउंड स्टेट में, और पर वो ट्रांजिशन एलिमेंट है भाई। ग्राउंड स्टेट ही मैटर नहीं करता, उसकी दूसरी स्टेट भी मैटर करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो कहाँ चले जाता है, सिल्वर Ag2+ के अंदर चले जाता है मेरे भाई, Ag3+ के अंदर भी चले जाता है। जिसके बाद उसके पास क्या आ जाता है मेरे भाई, जिसके बाद उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है सिल्वर के पास, इसलिए वो बन जाता है। सिंपल, कर पा रहे हो ना तुम, इजीली सोल्व। बस स्टार्टिंग का तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा है, उसके बाद अब तुम सब कुछ सोल्व कर सकते हो। कैसे सब कुछ सोल्व कर सकते हो देखते रहो, ठीक है। देखो अभी मैं तुम्हें एक और चीज समझा देता हूँ कि देखो, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, एक और चीज बताता हूँ मैं तुम लोगों को। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं अनपेयर्ड, है ना। वो क्या होते हैं मेरे भाई, अनपेयर्ड होते हैं, यानी कि अकेले होते हैं तुम्हारी तरह। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे भाई, वो जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो अकेला होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो क्या बना लेता है, मेटेलिक बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है। क्या बन गई इसकी, इसकी बन गई है मेटेलिक बॉन्डिंग, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे भाई, ठीक है। तो इसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो वो निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग वाले क्या करते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग वालों के पास ये प्रॉपर्टी होता है कि उनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों निकालते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा नंबर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जिसके पास जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगा, और उसका उतना ही ज्यादा हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा, और उतना ही ज्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट, जितना भी सब कुछ होता है, मतलब उसके अंदर से आप इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। अब जिंक का लोएस्ट क्यों है, क्योंकि उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मेरे भाई। और स्कैंडियम का हाई क्यों है, क्योंकि उसके पास जो है ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, समझ गए। क्यों, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिंक के पास नहीं है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम है, लो है, ठीक है। आ जाओ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए भाई, अनपेयर्ड चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब आ जाते हैं इस सवाल के, इसके अंदर जो स्कैंडियम भाई है अपना, उसके पास एक ही है ना। और जो मैंगनीज है उसके पास इतने सारे हैं। इसके पास इतने सारे क्यों है, क्योंकि इसके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास स्कैंडियम के और मैंगनीज के पास, ठीक है। अब आ जाते हैं और, ठीक है। Which of the 3D series of transition metal exhibit the largest number of oxidation state? अभी क्या देखा हमने इसके अंदर, क्या देखा, मैंगनीज आंसर है इसका। ऊपर वाला ट्रांजिशन है जो ज्यादा वेरिएबल नहीं दिखा था, स्कैंडियम था, देखा था सबसे पहले। इसका आंसर क्या है, मैंगनीज है। आ जाओ और देखते हैं क्या है, और देखते हैं। अब ये देखो, जो Cr2+ है वो रिड्यूस होना चाहता है, रिड्यूस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, ठीक है। क्यों करना चाहता है, Cr को तुम लोग याद करो, Cr था अपना क्या था, D4 था, क्या 3d4
4s2 वाला। क्रोमियम कितने पे आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24 पे आता है। ठीक है, तो ये क्या है? 3d4 4s 3d4 4s2। ठीक है, पर इसके अंदर देगा Cr2+, यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन को तुम गायब कर दो, तो 4s को भी गायब कर दो, कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसके पास 3d4 है बस। अगर ये 3d5 के अंदर चले जाए तो इसकी क्या हो जाएगी? पार्टी हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा मेरे भाई, हाफ फिल स्टेबल बताया था मैंने। तो Cr2+ रिड्यूस होना चाहता है। देखो क्या बोला है, वाई Cr2+ रिड्यूसिंग। ठीक है, और जो Mn3+ है वो ऑक्सीडाइजिंग है, बल्कि जबकि दोनों के पास D4 है। वो तो D4 है, तो Cr2+ जो है वो रिड्यूस होना चाहता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन उसे मिल जाए और उसकी पार्टी हो जाए और वो 3d5 के अंदर चले जाए, हाफ फिल स्टेबल बन जाए। और जो Mn है, मैंगनीज इतने ड्रामे क्यों कर रहा है मेरे भाई? मैंगनीज जो है Mn3+ के अंदर है, यानी कि इसके पास भी 3d4 बचा हुआ है। अब ये जो है ये अगर D3 में चले जाएगा ना मेरे भाई, ठीक है, देखो 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 देखो, Mn3+ है वो है ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडाइजिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये D4 से D3 में चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? दो ये होता है T2G। T2G क्या होता है? T2G एक ऑक्सीडेशन, देखो हमने D5 पढ़ा, D10 पढ़ा। D10 होता है फुली फिल स्टेबल। D10 में जाना चाहता है हर इलेक्ट्रॉन, भाई हम तो स्टेबल रहना चाहते हैं, अपने घर में इंसान स्टेबल होता है, तो D10 के अंदर ही चले जाएगा तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा। और D10 का आधा क्या होता है? 5 होता है, तो अगर ये आधे घर में भी चले जाएगा, यानी कि D5 में भी चले जाएगा, तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, पर जो हमारा मैंगनीज होता है वो जो होता है वो D10 में भी स्टेबल है, D5 में भी स्टेबल है। पर एक और चीज होती है, अगर किसी बेचारे के पास D5 और D10 नहीं है, पर अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को खोकर 3 पे चले जाएगा तो वो चले जाता है T2G नाम की एक स्टेट के अंदर। ये T2G वाली जो स्टेट होती है ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल होती है मैंगनीज जैसे कंपाउंड्स के लिए। तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा T2G3 स्टेबल, ये बना देगा ये। ठीक है, तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जो T2G है ये उसके अंदर हाफ फिल कर जाता है, इसलिए जो हमारा मैंगनीज होता है वो ऑक्सीडाइज होके पार्टी कर रहा होता है, खुश हो रहा होता है। आ जाओ अभी एक और ये वाला और देख लेते हैं। इसके अंदर जो है M दिया हुआ है, M यानी कि जैसे X दे दिया, कोई भी वेरिएबल है, हमें नहीं पता क्या है, वो देखते हैं। तो M क्या है? जो M2+ है ना मेरे भाई, इसको तुम ऐसे देखो, जो M2+ है वो M में जाना चाहता है। ठीक है, यानी कि ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2+ का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर? कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है बेचारे के पास। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए कहीं से तो ये मजे हो जाएंगे, इसके पार्टी हो जाएगी, तो ये M में आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? कॉपर की वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है यानी कि ये खुश है जाने के लिए। तो कॉपर बताओ, कॉपर होता है 29। 29 से मैंने क्या बताया था? 3d9 4s2। ये नहीं होता मेरे भाई, मैंने क्या बताया था? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो 3d10 बन गया। 10 यानी कि क्या होता है मेरे भाई? खुश होता है, यानी कि ये सीन हो रहा है अपना। तो M2+ से M में जाना चाहता है। अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, यानी कि इसको पूरा हटा दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका 2 है, 2 यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन हटा दूं, यानी कि ये क्या बन गया? 9 बन गया है मेरे भाई। तो ये किससे जाना चाहता है? 2 हटा दिए मैंने इसके, तो ये 9 से अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी क्या हो जाएगी? पार्टी हो जाएगी मेरे भाई, यानी कि 3d10 में चले जाएगा। और इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? देखो पॉजिटिव है और इसकी लो हाइड्रोजन एंथैल्पी है। लो हाइड्रोजन एंथैल्पी का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पानी के अंदर कूद जाएगा तो ये 3d10 बन जाएगा, यानी कि स्टेबल बन जाएगा मेरे भाई। बताया था मैंने अभी अभी कि 10 और 5 का मतलब होता है घर, और मैंगनीज के लिए 3 घर होते हैं, जो कि होता है 3 वाला, T2G3 वाला। अब इसके अंदर इतना ही है, फालतू की चीजें हैं, कुछ नहीं है। आ जाओ अभी और सवाल करते हैं इन सब पे। इस चैप्टर में बस क्वेश्चन ही कर लो, उसी में तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे। हाउ वुड यू अकाउंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर? भाई हम कैसे बता दें, मैं कैसे बता दूं कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है, यानी कि
एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन कम करने की जो शक्ति है वो किसकी ज्यादा है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लगाया हुआ है, ये बताना है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये किस लिए होता है, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी और लोअर स्पीशीज जो होती हैं वो रिड्यूस कर जाती है। अब देखो जो लोअर स्पीशीज है इसके अंदर क्या है, ये छोटा मोटा वेनेडियम आ गया, क्रोमियम हो गया, भाई सबसे ताकतवर होता है मैग्नीज। स्टार्टिंग में दिखाया था मैग्नीज की होती है टोटल 7 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है भाई, आसपास भी नहीं वेनेडियम और क्रोमियम तो 2-3 लेके बैठे हुए हैं, तो क्या औकात इनकी। तो बस यही है, वो ग्राफ जो स्टार्टिंग में बताया था वो याद करना है इसके लिए, और तुम ये काम सेकंड्स के अंदर कर दोगे। एक और, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन, भाई जो इरेगुलर वेरिएशन होती है किसके अंदर, एंथैल्पीज के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने के अंदर जो फर्स्ट सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की वो क्यों होती है। देखो हमने क्या देखा था, 21 से लेकर 30 तक मैंने आपको टोटल 10 एलिमेंट्स याद करने को कहा था, जिसके अंदर ये मैंगनीज, क्रोमियम, वेनेडियम ये सब आता है। तो ये पूछ रहा है कि इतनी ज्यादा वेरिएशन क्यों है इनके अंदर, क्योंकि भाई कुछ स्टेबल है, कुछ नहीं है स्टेबल, कुछ स्टेबल बनना चाहते हैं, कुछ नहीं है, तो वही है, ठीक है। इरेगुलर इसलिए है क्योंकि वो कुछों के पास अनपेड है और कुछों के पास पेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं और आगे, जो हमारी फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल है वो दिए हुए हैं ये सारे, ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ठीक है, ये सारे दिए हुए हैं। क्या पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द इरेगुलर इन द अबव वैल्यूज, भाई ये सारे माइनस में क्यों जा रहे हैं कॉपर के अलावा, देखो सारे माइनस है, माइनस 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 माइनस, माइनस का मतलब होता है कि ये नाखुश है, हम नहीं जाना चाहते, भाई हमें क्यों जबरदस्ती उस स्टेट में भेज रहे हो, हमारे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो। पर जो कॉपर है वो तो बड़ा खुश है, भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं हो जाऊंगा खुश, बाकियों का जो है वैसा है ही नहीं, ठीक है। मेन चीज तो ये है, और दूसरी चीज आप ये कह सकते हो कि भाई जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो पानी जो होता है हमारा H1H2 इनका अलग अलग होता है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके अंदर, जो ई डॉट वैल्यू है Mn3+ से Mn2+ जाने में वो ज्यादा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा मेरे भाई, और Cr3+ से Cr2+ ये थोड़ी मतलब इससे कम, इससे ज्यादा हुआ है, क्यों, क्योंकि T2G3 जो होता है ना वो जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो Mn जब इसमें इसके अंदर जाना चाहता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तो वो उससे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव 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 हो जाता है, ठीक है, समझ गए। और बाकी सब चले जाते हैं D5 में चले गए भाई, वो इतना ज्यादा नहीं है। अब आ जाते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ऑक्साइड और फ्लोराइड की होती है, क्योंकि जो ऑक्साइड और फ्लोराइड वाले जो होते हैं हमारे क्या मेटल्स जो होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, भाई ये सबको खींच देते हैं, और इनकी ये होते हैं बहुत ज्यादा छोटे भी, भाई छोटे भी हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं, तो सबसे इलेक्ट्रॉन खींचते रहते हैं, इसलिए इनकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, Cr2+ या Sp2+, भाई ये तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को इसका वो देखना पड़ेगा कि क्या कौन ज्यादा, वैसे Cr2+ है मेरे भाई, ठीक है। अब ये आ जाते हैं बोर मैग्नेटोन Bm, ये छोटू सा फॉर्मूला है n/n+2, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आ जाओ, सिंपल सा है, ये हो गया अपना, आ जाओ आगे। तो बस आखिरी चीज रह गई डी ट्रांजिशन, वो मैं अभी बता देता हूँ। भाई जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ज्यादा डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन से क्या होता है कि कलर बनते हैं, तो जब भी कलर वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये लिख देना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से डी ट्रांजिशन नाम का एक प्रोसेस होती है, जिसमें इसलिए लोग ज्यादा कलर शो करते हैं, ठीक है। अगर कभी पूछ ले जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो 2-3 चीजें लिख देना। एक तो यही लिख देना कि मतलब वही है मेन पॉइंट कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर जगह लगा देना है, हर आंसर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम टाइम आंसर होगा आपका। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे हेड, बाय बाय। इस चैप्टर के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट।